गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है क्या बच्चों, बताना एक बार। यस देखो, अपन ने कल यूनिट 4 स्टार्ट कर दी थी। यूनिट 4 थी हमारी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन ने सेक्शन नंबर 37 लिया था कि पार्टीज की ऑब्लिगेशन बनती है अपनी अपनी प्रोमिसेस को परफॉर्म करो अनलेस डिस्पेंस विथ और एक्सक्यूज बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। डेथ के बाद में काम को पूरा कौन करेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यही पढ़ा था अपन ने। उसके बाद में हमने पढ़ा था दो तरीके का परफॉर्मेंस होता है, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस में दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर देती हैं। अटेम्प्टेड में प्रॉमिसर कहता है पूरा कर दूं और प्रॉमिसी मना कर देता है, तो इसी को बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। सेक्शन 38 ने इफेक्ट बताया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा? दो पढ़ेंगे। पहला, promiser will be discharged from obligation, he will not be liable for non performance. दूसरा, he can sue, that is he will not lose any of his rights. इसके लिए लेकिन उसकी कोई खुद की गलती नहीं होनी चाहिए। तीन चीजें पढ़ी थी, अनकंडीशनल होना चाहिए और प्रॉपर प्लेस और टाइम पे, प्रॉमिस को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टिंग द गुड्स की तो मिलेगी। इस पॉइंट में किसकी दे रहे थे? असर्टेनिंग दैट प्रॉमिसर इज एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म द प्रॉमिस। तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, देख लो गुड्स वैसे ही सप्लाई कर रहे हैं जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई थी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग द गुड्स, यही पढ़ा था अपन ने। अच्छा, अब आगे जाके एक टॉपिक आ रहा है, ये वाला लेते हैं, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म। कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा? ठीक है। अच्छा बेटा बताओ, अगर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा पर्सनल स्किल का है, पेंटर, सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये काम तो इनको खुद को ही पूरे करने पड़ते हैं ना। क्या इनकी जगह कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या डेथ के बाद में एलआर कर सकता है? क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं कर सकता। यही पढ़ा अपन ने। तो ये देखो, प्रॉमिसर हिमसेल्फ है तो क्या लिखा हुआ है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल या डिलीजेंस है, ठीक है, तो प्रॉमिसर को खुद को पूरे करने पड़ेंगे, है ना। और अगर इनकी डेथ हो गई तो ये क्या बन जाएंगे बेटा? वॉइड बन जाएंगे। समझ आ गई पहली बात। दूसरा हमने क्या बोला, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का नहीं है तो जो काम आप कर सकते हो वो आपका ऑथराइज एजेंट भी कर सकता है। क्या दिक्कत है? जो खुद कर सकते हो किसी और के थ्रू भी करवा सकते हो। एजेंट कर सकता है, बाय रिप्रेजेंटेटिव एजेंट हो सकता है, लेकिन क्या चीज मांग के चल रहे हैं? इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो उसमें ये रूल लगेगा नहीं। समझ आ गई बात। फिर आया लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का नहीं है, प्रॉमिसर या प्रॉमिसी किसी की डेथ हो गई, तो वो काम उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर देंगे ना। तो क्या लिखा हुआ है? आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉमिसर काम पूरा कौन करेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट किसका है? पर्सनल स्किल का, तो ये क्या बन जाएगा? वही। ठीक है। फिर आया थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है। इसका अलग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 41, जो हम अभी पढ़ेंगे। और एक हमें टॉपिक यहाँ पे लेना है, जॉइंट प्रॉमिसर पूरा कर सकते हैं, उनके सेक्शन है 42, 43, 44। अच्छा, थोड़ा टिपिकल सेक्शन है सेक्शन 41। एक बार सिंपल रीडिंग लगाएंगे, फिर एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें याद होगा। अभी तो एक बार पहले रीडिंग लगा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार। व्हेन प्रॉमिसी, जब प्रॉमिसी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है, व्हेन प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, देन ही कांट एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर, तब वो इसे प्रॉमिसर के अगेंस्ट लागू नहीं करवा सकता। ऑल्दो द प्रॉमिसर हैज नाइदर ऑथोराइज्ड नॉर रेटिफाइड द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, जबकि प्रॉमिसर ने ना तो थर्ड पार्टी के काम को ऑथोराइज किया था, ना ही उसको रेटिफाई किया था। अब ये एग्जाम्पल के बिना बेटा समझ में नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, साथ में आईसीआई खोलेंगे, थर्ड पार्टी वाला एग्जाम्पल समझाती हूँ और उसी से तुम्हें ये लैंग्वेज याद करवाती हूँ। 39 के लिए लिख लेना बेटा, 39 सेक्शन यूनिट 5 में करेंगे अपन। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच का है ये सेक्शन 39, तो अपन वहीं पे करेंगे, या नहीं करेंगे इसको। इसमें एक थर्ड पार्टी का पॉइंट आ रहा होगा, पहले वो करा रही हूं मैं।
परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय थर्ड पार्टी। एक एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 11, इसको एक बार पढ़ते हैं। ए रिसीव्ड सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी प्रॉमिसिंग टू पे ₹1 लाख। ए ने कुछ गुड्स रिसीव किए हैं बी से और प्रॉमिस किया है कि 1 लाख रुपए देगा। कैन आई से ए प्रॉमिसर है, उसने प्रॉमिस किया है ना, तो ए कौन हो गया यहाँ पर, प्रॉमिसर। बी हो गया प्रॉमिसी, है ना, दूसरी पार्टी होती है उसी को तो बोलते हैं। टू पे ₹1 लाख। लेटर ऑन ए एक्सप्रेस इज इनेबिलिटी टू मेक द पेमेंट। बाद में ए कहता है कि भाई मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। सी जो कि ए का जानकार है, ए के बिहाफ पर 60,000 का पेमेंट बी को कर देता है। कैन आई से सी इज थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी? अब इसने 60,000 का पेमेंट कर दिया बी को ऑन बिहाफ ऑफ ए। अब ए जो है ना, उसको इस पेमेंट की जानकारी भी नहीं है, ए को इस पेमेंट की, प्रॉमिसर को इस पेमेंट की जानकारी भी नहीं है। नाउ बी इज इंटेंडिंग टू sue ए फॉर द होल अमाउंट ऑफ 1 लाख। अब बी ए के ऊपर 1 लाख का केस करना चाहता है, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कितने का कर सकता है? ओनली फॉर द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज ₹40,000। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखो। जैसे ही प्रॉमिसी यानी कि बी थर्ड पर्सन यानी सी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है, उस हद तक प्रॉमिसर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। जबकि प्रॉमिसर ने ना तो थर्ड पर्सन को ऑथोराइज किया था, उसे तो इस पेमेंट की जानकारी भी नहीं है, ना तो प्रॉमिसर ने थर्ड पर्सन को ऑथोराइज किया था, ना ही उसके काम को रेटिफाई किया था, अप्रूव किया था। लैंग्वेज दोबारा देखो, यहाँ दी हुई भी है, पढ़ो एक बार। व्हेन प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। बी ने जैसे ही परफॉर्मेंस सी से एक्सेप्ट कर लिया, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। अब वो इस 60,000 के लिए ए के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, 60,000 के लिए ए के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। दैट इज परफॉर्मेंस बाय अ स्ट्रेंजर एक्सेप्टेड बाय प्रॉमिसी प्रोड्यूसेस द रिजल्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ प्रॉमिसर। जैसे ही उसने सी से 60,000 ले लिए, उस हद तक ए अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। ऑल्दो द लेटर मतलब प्रॉमिसर, अपने एग्जाम्पल में प्रॉमिसर चल रहा है। ऑल्दो द प्रॉमिसर हैज नाइदर ऑथोराइज्ड नॉर रेटिफाइड द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। जबकि ना तो ए ने बोला था सी से पेमेंट करने के लिए, ना ही उसके काम को अप्रूव किया था, फिर भी एक बार 60,000 का पेमेंट ए के बिहाफ पर किसी और ने कर दिया, तो अब उस 60,000 के लिए ए पर केस फाइल नहीं कर सकते। ये है आपका परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय थर्ड पार्टी। समझ में आई चीज़ की नहीं आई? व्हेन द प्रॉमिसी accepts the performance from a third party, then to that extent promiser get discharged, although the promiser has neither authorized nor ratified the act of the third party. एग्जाम्पल को थोड़ा और रिफाइंड वे में बताती हूँ कैसा हुआ होगा। ए जो है उसको बेटा इस एग्जाम्पल में बी को देने थे 1 लाख रुपए। अब इसके पास रुपए थे नहीं, ये अपने दोस्त सी के पास गया, इसने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि यार बड़ी दिक्कत चल रही है, 1 लाख रुपए अपन को देने हैं और अपने पास है नहीं। उस समय तो सी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको ये लग गया कि उसका दोस्त मुसीबत में है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बीच हो गया तो बी जो है वो केस फाइल करेगा। तो एक बार अपने दोस्त को लीगल प्रोसीडिंग से बचाने के लिए सी ने इसको बिना बताए ही 60,000 रुपये का पेमेंट किसको कर दिया? बी को कर दिया। ठीक है, अब बी चाहता है 1 लाख के लिए केस फाइल करना, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ओनली फॉर द रिमेनिंग अमाउंट कितना? 40,000। जबकि ए ने ना तो सी को ऑथोराइज किया था, ए को तो इस पेमेंट की जानकारी ही नहीं है ना, और ना ही उसने इस काम को रेटिफाई किया था, अप्रूव किया था। समझ आ गई बात? तो अब इसको एक बार दोबारा पढ़ लो जो हमने पढ़ा था। क्या सी तो कर लेगा रिकवर, वो तो कर सकता है। नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन के डिस्चार्ज के लिए उसके बिहाफ पे अगर आपने पेमेंट किया है, लॉ कहता है कि आपको मिल
बाद में तो पता चलेगा ना। एक्चुअली इम्प्लाइड प्रॉमिस मानी जाती है अगर आपकी लीगल लायबिलिटी का पेमेंट किया है। जैसे मान लो लीगल लायबिलिटी भी तो थी ना, उसे पैसे देने थे, बी ने कोई काम किया उसके बदले में पैसे देने थे। आपकी जगह लीगल लायबिलिटी आपकी कोई और पूरा करता है तो लोग कहते हैं कि ये डीम्ड है, प्रिज्यूम्ड है कि आप उसे पे करोगे, ये आपको करना पड़ेगा। अदला बंदा डिजर्व करता है, एक तो तुम्हें मुसीबत से निकाल रहा है बाहर और आप उसी का पेमेंट रोक रहे हो, तो गलत है ना। उसको वो सारे राइट मिल जाएंगे जो क्रेडिटर को बी को मिलते। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, आप दोबारा रीडिंग लगा लो। अब समझ आ रहा है क्या? लैंग्वेज याद करनी है, दोबारा पढ़ के देख लो एक बार। सेम है ना। when the promisee accepts the performance from the third person to that extent promisor get discharged from his liability although he has neither authorized nor ratified the act of the third party। हो जाएगा याद। और यही एग्जाम्पल जो हमने अभी अभी किया है ये पूरा उठ के आता है एग्जाम में। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये जो लैंग्वेज आप याद कर रहे हो ये 3 नंबर की है। सिर्फ 2-3 लाइनें लिख करके अगर आपको ये 3 नंबर मिल सकते हैं तो आई थिंक इसको याद करने में कोई बुराई नहीं है। आंसर लिखोगे, आंसर में कंक्लूजन देके आओगे, 40,000 ही मिलेंगे। ये तो प्रोविजन है ना। अब वो कहेगा पूरे केस कर सकते हैं क्या 1 लाख के लिए, तो उसका आंसर तो देके आएंगे ना, नहीं कर सकते। सिर्फ कितने मिलेंगे? 40,000, क्योंकि वो 40,000 से अलावा वो 60,000 तो वो पहले ही दे चुका है ना। ये समझ आ गई क्या चीज़? अब देखो इधर आओ, जॉइंट प्रॉमिसर का टॉपिक आ रहा है, तो जॉइंट प्रॉमिसर से पहले इनका पोर्शन कंप्लीट करा देती हूँ आईसीआई से। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की बात चल रही थी, एनालिसिस पार्ट से ले रही हूँ मैं परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिसर हिमसेल्फ है ना, प्रॉमिसर हिमसेल्फ इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू शो, कॉन्ट्रैक्ट से ऐसा लग रहा है कि पार्टीज का इंटेंशन था दैट प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ। किसकी बात चल रही है? पर्सनल स्किल, पर्सनल वॉल्यूशन, पर्सनल कंसीडरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे दे भी देगा। दिस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स विच इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल और डिलीजेंस। ये काम तो किसको पूरे करने पड़ेंगे? प्रॉमिसर को खुद को। This means the contract which involve the exercise of personal skill, diligence, personal confidence must be performed by the promiser himself। खुद को ही पूरे करने पड़ेंगे। पेंटर वाला एग्जाम्पल दे दिया, पेंटर की डेथ हो गई, वॉइड हो जाएगा, पढ़ा था ना। पेंटर, सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये सारे उसमें जाते हैं पर्सनल स्किल वाले में। जो काम आप कर रहे हो आपका एजेंट भी कर सकता है, लेकिन वो पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्या लिखा है, वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का नहीं है। तो अब वो जो काम आप कर सकते हो आपका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, कर देगा एजेंट, है ना। रिप्रेजेंटेटिव प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का है तब तो भाई जैसे ही उसकी डेथ होगी प्रॉमिसर की ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर पर्सनल स्किल का नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा कर सकते हैं। पढ़ के देखो, कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ पर्सनल स्किल और इज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉमिसर। एज रिगार्ड एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट है भाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसीज के वो उसे पूरा करेंगे। यही चीज़ बता दी इसने। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल नॉर्मल वाला दिया हुआ है, डेथ के बाद रिप्रेजेंटेटिव कर देंगे। दूसरा पर्सनल स्किल वाला दिया हुआ है, रीडिंग लगा लो एक बार। ये पेंटर वाला है ना, ये तो पर्सनल स्किल का है, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा नहीं कर सकते। और ऊपर वाला एक नॉर्मल एग्जाम्पल है तो उसके अंदर डेथ के बाद में लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा कर देंगे। क्लियर है क्या? बताओ मुझे, यहाँ तक समझ आ गया? थर्ड पर्सन हमने अभी अभी लिया,
मैंने तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज भी कराई, एग्जाम्पल भी कराया था ना। अब जॉइंट प्रॉमिसर का टॉपिक तुम्हें लेना ही पीडीएफ से। अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस टॉपिक के, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या किस में आगे आएगा ना? आईसीआई में तुम एक पन्ना देख रहे हो, आगे देखो, सारे देखा धीरे धीरे। अभी तो वो इंट्रोड्यूस करा रहा है आपको, आगे 3 भी पढ़ाएगा, 4 भी पढ़ाएगा, फिर बोला सारे जॉइंट प्रॉमिसर है, आ जाओ एक साथ आ जाओ। तो मैंने एक साथ बोल दिया बस। इसमें 3 सेक्शन पढ़ने, 42, 43, 44, और क्वेश्चन आता है कंबाइंड। ये टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पे प्रैक्टिकल आते हैं सीधे, कभी 4 नंबर का, कभी 6 नंबर का क्वेश्चन आते रहते हैं इस टॉपिक पे। जॉइंट प्रॉमिसर 3 सेक्शन है, 42, 43, 44। मैं आपको समझाती जाऊंगी और लैंग्वेज कराती जाऊंगी। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जॉइंट प्रॉमिसर, ए बी सी ने मिलकर के डी से 90,000 रुपये उधार लिए। ए बी और सी ने मिलकर के डी से 90,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। तो अब ए बी सी मिलके प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि वो 90,000 दे देंगे डी को। ए बी सी मिलके प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये हो गए तुम्हारे जॉइंट प्रॉमिसर। इन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट बना करके डी को पकड़ा दिया। पी एन का मतलब लिख लो, प्रॉमिसरी नोट। वसुंधरा, एक्चुअली कोई व्हाट्सएप ग्रुप इस तरीके का बना हुआ नहीं है जिस पे हम नोट्स वगैरह डालें, है ना। ऐप पे ही अलाउड है बेटा हमें। आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लो तो मैं सेंड कर सकती हूँ, अदरवाइज तो ऐप पे ही डालेंगे बेटा, ग्रुप में तो नहीं डाल सकते। ये पढ़ लिया क्या? एग्जाम्पल समझ आ गया? अब देखो अपन को इनके क्या पढ़ने हैं बेटा, जॉइंट प्रॉमिसर्स की राइट और लायबिलिटीज पढ़ना है। 3 सेक्शन पढ़ेंगे, 42, 43, 44। इनकी राइट्स और लायबिलिटीज कैसी होंगी? जॉइंट एज वेल एज सेवरल, मिलके भी जिम्मेदार है, एक अकेला भी जिम्मेदार है। लायबिलिटी कैसी है? जॉइंट एज वेल एज सेवरल, मिलके भी जिम्मेदार है और एक अकेला भी जिम्मेदार है। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 42 की, जो कि बात करेगा जॉइंट लायबिलिटी की। 42 सेक्शन जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है कि जब तक ये जिंदा है अपनी अपनी प्रॉमिस खुद पूरा करेंगे और मरने के बाद इनके उत्तराधिकारी करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पढ़ के देखो, अपने इस एग्जाम्पल में अगर मैं सेक्शन 42 लगाऊं, ठीक है, ए बी सी कितना कितना अमाउंट लेके आएंगे? 30,000 ईच, 30,000 ईच, और ये प्रॉमिस 90,000 की पूरी हो जाएगी। इन केस एक ही डेथ हो गई, अब इंसॉल्वेंट थोड़ी ना हुआ है जो इसका लॉस उठाए। फादर की प्रॉपर्टी मिलती है, फादर के कर्जे भी चुकाने पड़ते हैं भाई। बी लाएगा 30,000, सी लाएगा 30,000, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे 30,000। समझ आई बात? केस किसका था? डेथ का था, इंसॉल्वेंसी का नहीं था। क्लियर हुआ? ये तुम्हारा सेक्शन नंबर 42 है। 43 लगेगा। अभी 42 में सिर्फ बात किसकी करेंगे? जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी क्या कहती है कि ड्यूरिंग देयर लाइफ दे शुड जॉइंटली परफॉर्म देयर प्रॉमिस and on their death the promise will be performed by legal representative along with the survivor, legal representative along with the survivor। वही चीज लिखी है, ए बी सी तीनों 30,000 ले आए, प्रॉमिस पूरी हो जाएगी। और अगर एक की डेथ हो गई तो एक का लीगल रिप्रेजेंटेटिव 30,000 ले आएगा, बी 30,000 ले आएगा, सी 30,000 ले आएगा, प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। ठीक है। 43 सेक्शन की बात करते हैं। 43 सेक्शन बात करता है बेटा सेवरल लायबिलिटी की। सेवरल लायबिलिटी मतलब एक अकेला भी जिम्मेदार है, एक अकेला भी जिम्मेदार है। ये जो प्रॉमिस ही है ना डी, ये किसी भी जॉइंट प्रॉमिसर से पूरा अमाउंट मांग सकता है, मजबूर कर सकता है कि तुझे पूरा अमाउंट देना पड़ेगा।
और उसको देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता, चाहे बाद में बाकियों से कंट्रीब्यूशन क्लेम कर ले। जैसे इस एग्जाम्पल में डी ने चुना ए को, डी ने ए से कहा कि भाई मुझे तो मेरे 90,000 वापस चाहिए। अब ए को एक बार तो बेटा 90,000 देने पड़ेंगे, बाद में वो बी और सी से 30,000 एज अ कंट्रीब्यूशन ले लेगा। दिस इज द सेवरल लायबिलिटी। पढ़ के देखो एक बार एग्जाम्पल, ये 43 वाला पढ़ना। देना पड़ेगा भाई, ज्वाइंट प्रोमिसर बने क्यों हैं, लीगली एनफोर्सेबल है। मैंने यही कहा कि भाई किसी एक से भी पूरा अमाउंट मांग सकता है, देना पड़ेगा, बाद में चाहे बाद में कंट्रीब्यूशन ले ले उनसे, इसको मना नहीं कर सकते अपन। और अगर इनमें से एक दिवालिया हो गया, सपोज करो ए हो गया तुम्हारा इंसॉल्वेंट, और मैं ये मान रही हूँ इसकी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिल सकता। अगर कुछ नहीं मिल सकता, वैसे ये फेक केस है, इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी कम होती है, लायबिलिटी ज़्यादा होती है, जीरो नहीं होती, असेट जीरो नहीं होती, कम होती है ना। मैंने माना है कि जीरो है, ठीक है। अब इससे कुछ निकल नहीं सकता तो बाकी लाएंगे, कितना कितना 45,000 ईच। अच्छा देखो बेटा, जो लॉस हुआ एक ही इंसॉल्वेंसी का 30,000 का, वो दोनों में बराबर बढ़ गया 15,000। अब वो 45,000 ला रहे हैं, उसमें 30,000 तो खुद के ला रहे हैं और 15,000 उसकी लॉस की वजह से ला रहे हैं, तो कहना इसे इक्वल कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लॉस। सही है बात कि नहीं आई, बताओ समझ में। तो यहाँ पर अब इसे पढ़ो, ए दिवालिया हो गया तो बी और सी कितने लाएंगे 45,000 ईच, एंड इक्वल कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लॉस। अब इन दो सेक्शन का मैटर एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये लैंग्वेज तुम्हें याद करनी है, ये मिनिमम है। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी सेक्शन नंबर 42 क्या कहता है, देखो, ड्यूरिंग देयर लाइव्स दे शुड जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस, ठीक है, एंड आफ्टर द डेथ देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद द सर्वाइवर्स विल परफॉर्म द प्रॉमिस। हो जाएगा इतना याद, तो इतना याद कर लेना। अब आ जाओ सेक्शन 43 पे, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। किसी भी जॉइंट प्रोमिसी को मजबूर किया जा सकता है, जॉइंट प्रोमिसर को मजबूर किया जा सकता है पूरा अमाउंट देने के लिए, प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, और उसे करना पड़ेगा। प्रोमिसी कैन कंपेल एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर टू पे द होल अमाउंट एंड ही हैज़ टू प्ले, बट आफ्टरवर्ड्स कैन क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन। एक बार तो 90,000 देने पड़ेंगे, बाद में चाहे बी और सी से 30,000 वसूल कर सकता है। In case of insolvency, promise will be performed by solvent joint promisers. ए दिवालिया हो गया तो सॉल्वेंट कौन से बचे, बी और सी ना, वही लेके आ जाएंगे। कितना लाएंगे 45,000 ईच। पूछना है क्या किसी को कुछ, ये समझ में आ गया यहाँ तक? श्योरिटी कहाँ लिखा हुआ है? श्योरिटी होता कौन है, जो गारंटी देता है उसको श्योरिटी बोलते हैं। वहाँ किसी सेंस में यूज हुआ होगा वर्ड, मैं देख के बता दूंगी तुम्हें, है ना। याद तो तुम्हें ये करना है। अच्छा, मुझसे पूछा है नंबर के लिए, नंबर आप लोगे, आपको यहाँ जो भी आपके पास एमसीसी का नंबर है उस पर फ़ोन करके पूछ लेना, तो वो आपको दे देंगे नंबर यहाँ से। इक्वल कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लॉस, यही चीज़ पढ़ी थी अपन ने कि जो इंसॉल्वेंसी का लॉस हुआ बराबर बराबर बढ़ गया। अब आया बचा एक सेक्शन, कौन सा 44, सेक्शन नंबर 44। ये क्या कहता है ये सुन दो। ये कहता है कि अगर प्रॉमिसी एक पार्टी को रिलीव कर दे तो क्या बाकी पार्टी भी रिलीव हो जाएंगी क्या? नहीं होंगी, बाकी अभी भी जिम्मेदार है, और रिलीव होने के बाद भी वो पार्टी बाकी जॉइंट प्रॉमिसर्स के लिए जिम्मेदार बनी रहेगी। कैसे, सुनो एग्जाम्पल से। सपोज करो डी ने ए को रिलीव कर दिया, अपनी ऑब्लिगेशन से ए को रिलीज कर दिया, ठीक है, तो क्या बी और सी भी रिलीज हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। और रिलीज होने के बाद भी ए बी और सी के प्रति जिम्मेदार बना रहेगा। ऐसा क्यों? मान लो डी ने ए को रिलीज कर दिया लेकिन बी से मांग लिए 90,000 रुपए। अब ए कोई दिवालिया थोड़ी ना जो इसका लॉस उठाएंगे, इनके आपस में भी तो राइट्स और लाइबिलिटीज बनती हैं। जॉइंट प्रॉमिसर है ना, ये तो इससे मांगेगी कि नहीं मांगेगी, दो भाई 30,000। तो हमने क्या बोला, इफ प्रॉमिसी रिलीजेस एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर, अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स आर नॉट रिलीज्ड, ठीक है। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ऑल्सो दैट जॉइंट प्रॉमिसर विल रिमेन लाइबल टुवर्ड्स अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स।
रिलीज होने के बाद भी बाकियों के लिए जिम्मेदार बना रहेगा। भाई इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना है जो लोग इसका लॉस उठाए। हाँ मांगेगा भाई, या तो मांगता ही 60,000। इसका मतलब रिलीज करने का फायदा सिर्फ एक ही है कि पूरा पेमेंट तुमसे नहीं मांगेगा। अगर किसी और से पूरा मांगोगे तो वो तो इससे ले ही लेंगे ना। समझ आ रही ना बात? भाई इसका नुकसान थोड़ी ना उठाएंगे अपन। अब इसकी लैंग्वेज देखो, effect of release of one of the joint promisor. If promisee releases one of the joint promisor, promisee ने एक joint promisor को माफ कर दिया, रिलीज कर दिया, other joint promisors are not released. After being released also that joint promisor will remain liable towards other joint promisor. समझ आई बात कि नहीं आई बताओ? ए बी और सी के प्रति अभी भी जिम्मेदार है, ए बी और सी के प्रति अभी भी जिम्मेदार माना जाएगा। क्लियर है क्या बताओ? तो अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रही हूँ, वो देखते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो आप कर सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। जॉइंट प्रॉमिसर होता ये है बेटा कि भाई मिल के प्रॉमिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, कोई प्रोपोर्शन नहीं है, कोई रेशियो नहीं है। अगर आप दूसरे बंदे को ट्रस्ट नहीं करते ना तो आपको ये प्रॉमिस देनी नहीं चाहिए। अगर आपने जॉइंट प्रॉमिस दे दी, अब यहाँ पर क्या होता है, लाइबिलिटी जॉइंट भी है और सेवरल भी है। एक अकेले से भी पूरा मांगा जा सकता है। आप बोलोगे मैम उसके साथ तो अन्याय हो गया, उसको तो क्या है सिर्फ 30,000 देने की लाइबिलिटी बननी चाहिए। नहीं, अकेले लो ना लोन, मिल के लोगे तो जॉइंट प्रॉमिसर के रूल लगेंगे। और तरीके हैं ना, उस तरीके से ले सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 पे टिक लगाना है एक बार। पेज नंबर बताती हूँ, 75 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 निकालना है। नीचे वाला कट कर दो, आंसर पार्ट जो है वो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग है, तो आप एक ही कर लो, ऊपर वाला करो इसको एक बार। एक्सप्लेन द लॉ रिलेटेड टू लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर। कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन है ना। 42, 43, 44 बता देंगे अपन। आगे DEF पार्टनर है 3, जॉइंटली प्रॉमिस किया है 1.5 लाख रुपए देने हैं ए को। DEF जॉइंट प्रॉमिसर हो गए। F हो गया दिवालिया, बट उसकी असेट्स हैं, असेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने पूरे अमाउंट की रिकवरी डी से कर ली है। आपको ये बताना है कि डी कितना अमाउंट ई से रिकवर कर सकता है। सॉल्व करने का इजी तरीका सुनो। आपको कितना अमाउंट दिया हुआ है टोटल? 1.5 लाख। और कितने बंदे हैं जॉइंट प्रॉमिसर? 3। डिवाइड करो 3 से, कितना आता है हर एक का इंडिविजुअल हिस्सा? 50,000 ईच। सही है। उसके बाद बोला कि भाई कौन हुआ है दिवालिया इसमें? एफ हो गया। एफ जो है उसकी असेट्स है, लेकिन और असेट्स कितने लोन का पेमेंट कर सकती हैं? 1/5। तो 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब 10,000 तो इसकी असेट से रिकवर हो गया। इसके दिवालिया होने के कारण नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ कितने का? 40,000 का नुकसान हुआ है, और ये 40,000 का नुकसान दोनों में बराबर बराबर बटेगा, तो 20,000 ईच। अब 20,000 ईच की अगर हम बात करें तो अब भाई 50,000 तो खुद के लेके आएंगे और 20,000 इसके लॉस की वजह से लेके आएंगे। टोटल कितना लाना पड़ेगा? 70,000। पूरा का पूरा पेमेंट एक बंदे ने कर दिया, दूसरे से कितना रिकवर करेगा? 70,000। क्लियर है क्या? तो ऐसे ही निकालने पड़ते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आ चुके हैं, अभी और भी करेंगे अपन इसी टॉपिक के। कर लोगे ऐसे? तुम्हारा यहाँ पे शुरुआत में तो जो तुम्हें थ्योरी सिखाई है वो लिख देना, 42, 43, 44 रट के जाना PDF से, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता ही है,
तो 42, 43, 44 लिखना है। उसके बाद में आ गया यहाँ पर तुम्हारा आंसर पार्ट। अब देखो 68 से कितना मिल जाएगा, 10,000। फिर इसने कैलकुलेशन दिया, ई से कितना ले सकता है, 70,000। 50,000 तो उसका खुद का शेयर है, प्लस लॉस जो हुआ भाई 50,000 में से 10,000 तो प्रॉपर्टी से रिकवर हो गया, और जितना लॉस हुआ उसका आधा इसका है, तो कितना निकला, 20,000। बीइंग द 1/2 ऑफ द शेयर ऑफ द टोटल लॉस ऑफ 40,000 ड्यू टू एफ्स इंसॉल्वेंसी। समझ आ गई चीज। इन द अबव केस अंडर द प्रोविजन डी कैन रिकवर 70,000 फ्रॉम ई। कुछ क्वेश्चन खुद करने पड़ेंगे इसके, और कुछ मैं कराऊंगी। जैसे ये सिंपल थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, ये खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 टिक लगा लो, जॉइंट प्रॉमिसर। सिंपल है बिल्कुल, कुछ फिगर्स कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। एक मेन एग्जाम का आया था भी, लास्ट अटेम्प्ट आया शायद, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, 4 पार्टनर है उसमें। ये टिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना है, 7 खुद करना है। सेवनटीन्थ है क्या, मेन एग्जाम का है एक्चुअली, इसलिए मैं सोच रही करा दूं मैं खुद। हाँ ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 4 पार्टनर है बेटा, ए बी सी डी। अमाउंट कितना है इनका, 6 लाख। 4 से डिवाइड करो, 1.5 लाख। 1.5 लाख है ना, हर एक का इंडिविजुअल शेयर कितना आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है। आगे देखो, बी एंड सी हैव बिकम इंसॉल्वेंट। इस बार 2 जने दिवालिया हुए हैं, बी और सी। बी वॉज अनेबल टू पे एनी अमाउंट। बी से तो कुछ नहीं मिला, तो बी का तो 1.5 लाख पूरा का पूरा लॉस में जाएगा, है ना। आगे देखो क्या दिया, सी कुड पे ओनली 50,000। मतलब 1.5 लाख में से 50,000 तो मिल गए, बचा कितना, 1 लाख। तो इनकी वजह से टोटल लॉस कितना हुआ भाई, 1.5 लाख तो इसके और 1 लाख उसका, 2.5 लाख हुआ। अब 2.5 लाख को 2 में डिवाइड कर दो, यही आएगा। तो अब इसमें आगे क्या पूछ रहा है देखो, डिसाइड द एक्सटेंट ए इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट। और अब वो कितना रिकवर कर सकता है, यही आपसे पूछा गया है। तो अपना ये पार्ट कितना आएगा, 1.25 लाख, 1,25,000, यही आएगा ना। कैलकुलेशन सबको क्लियर है क्या, ये बता दो मुझे। कर सकते हो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो, यही करना है आपको। जितना भी अमाउंट दे टोटल, जितने जॉइंट प्रॉमिसर है डिवाइड करके देख लो इंडिविजुअल शेयर कितना है, जितना लॉस हुआ है बराबर बढ़ जाता है सॉल्वेंट वालों में। क्या, एक मिनट, 1,25,000 being 1/2 of the legal provision, A is entitled to 75,000 from D। भाई 1.5 लाख लॉस का है ना, 1.5 लाख तो लॉस का आया, खुद का भी तो लाएंगे। 1.25 लाख लॉस का, 1.25 लाख लॉस का है और खुद का 1.5 लाख है, तो ऐड कर लो, 2,75,000 ही तो आएगा। सही है आंसर, 2,75,000 ही आएगा। अपन ने लॉस का कैलकुलेशन किया है, टोटल अमाउंट पे करना पड़ा तो एक से कितना मांगेगा ये पूछा गया अपन से, 2,75,000 ही आएगा। खुद का शेयर प्लस जो उसके वजह से लॉस हुआ वो ऐड करना है। और आई थिंक इस टॉपिक पे नहीं है हमारे अभी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा। कोई क्वेश्चन आए जॉइंट प्रॉमिसर का तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है कर लोगे, ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक आ रहा है जॉइंट प्रॉमिसी का, वो देख लेते हैं। जॉइंट प्रॉमिसर हमने कर लिया, हाँ। नीचे कैलकुलेशन शो करोगे कुछ तो अपनी लैंग्वेज में लिख देना चाहे, लेकिन बताना कैसे निकाला। हाँ आपको बता, अमाउंट तो वो चेक कर लेगा, लेकिन आप बता दो आपने निकाला कैसे। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा जॉइंट प्रॉमिसी। जो मिलके पैसे उधार देंगे वो जॉइंट प्रॉमिसी हैं। जो मिलके पैसे उधार ले रहे थे तो वो जॉइंट प्रॉमिसर थे, तो यहाँ पर मिलके उधार दे रहे हैं वो कौन हो गए, जॉइंट प्रॉमिसी। फॉर एग्जाम्पल ए ने 3 बंदों से मिलके पैसे उधार लिए इस बार, बी सी और डी से।
ए प्रॉमिस करता है कि वो बी, सी और डी को 90,000 वापस कर देगा, प्रॉमिसरी नोट बना के दे दिया, ठीक है। बी, सी, डी हो गए तुम्हारे जॉइंट प्रॉमिसरी, बी, सी और डी क्या हो गए, जॉइंट प्रॉमिसरी। अब देखो लाइबिलिटी ओनली जॉइंट है, सेवरल नहीं है। जॉइंट प्रॉमिसर में थी जॉइंट एज वेल एज सेवरल, जॉइंट प्रॉमिसी में क्या है, ओनली जॉइंट। कैसे, बी अकेला ए से नहीं कह सकता कि भाई तू 90,000 दे, सी भी नहीं कह सकता ए से कि 90,000 दे, डी भी ए से नहीं कह सकता कि 90,000 दे। द डिमांड हैज टू बी मेड बाय देम जॉइंटली। एक अकेला पूरे पैसे नहीं मांग सकता, ओनली जॉइंटली दे कैन से टू परफॉर्म द प्रॉमिस। ओनली जॉइंट राइट्स हैं, लाइबिलिटीज जो हैं वो कैसी हैं, जॉइंट हैं, ठीक है। और अगर इन केस में इनमें से किसी की डेथ हो गई बेटा, सपोज करो बी की डेथ हो गई, अब कौन कहेगा, कौन डिमांड करेगा कि पैसे दो, सी, डी और बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सपोज करो तीनों की डेथ हो गई, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके कहेंगे ना इसे, तभी पैसे मिलेंगे वरना नहीं। समझ आ गई ना बात की नहीं आई बताओ। तो ओनली जॉइंट नॉट सेवरल। तो जॉइंट प्रॉमिसी का ये केस है, पढ़ के देखो। लाइबिलिटी जॉइंट ओनली, डिमांड फॉर 90,000 कैन बी मेड बी, सी, डी जॉइंटली। डेथ के केस में कौन कहेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जॉइंट प्रॉमिसर का टॉपिक तो मैंने तुम्हें वहाँ से पढ़ाया है। ये जॉइंट प्रॉमिसर प्रॉमिसी चल रहा है, रीडिंग लगाना चाहो तो लगाना, चाहे मत लगाना, याद तो तुम्हें जितना करना है उतना मैंने बता दिया। एग्जाम्पल इच्छा हो तो पढ़ लेना, और चाहे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लो तो भी हो जाएगा। इसके बाद में आपका जॉइंट प्रॉमिसी आ रहा होगा बेटा कहीं पे, ये आ रहा है राइट ऑफ जॉइंट प्रॉमिसी। 42, 3, 4 तो थे तुम्हारे जॉइंट प्रॉमिसर के, उसका अगला सेक्शन है, लेकिन इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। सेक्शन 45 पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो जॉइंट प्रॉमिसर पूछता है, प्रॉमिसी नहीं पूछता। क्या लिखा है देखो, व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू 2 और मोर पर्सन जॉइंटली। एक पर्सन ने प्रॉमिस दिए 2 या ज़्यादा जनों को, अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स। मिल करके ही कर सकते हैं सारे। और अगर किसी की डेथ हो गई, रिप्रेजेंटेटिव और सच डिसीज पर्सन जॉइंटली विद द सर्वाइवर। और अगर सबकी डेथ हो गई, सबके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। समझ में आ गई चीज? कहना ये यही चाहता है कि भाई डिमांड फॉर रिटर्निंग बैक द मनी कैन बी मेड बाय देम ओनली जॉइंटली। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ देम द डिमांड विल बी मेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद द जो भी सर्वाइवर्स हैं, ठीक है। और सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लाइबिलिटी इज ओनली जॉइंट नॉट सेवरल। पढ़ के देखो, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। दे दिया ना। और अगर उसकी भी डेथ हो जाती है तो बोला लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ। आप समझ में आ रहा होगा कि मैम ने लैंग्वेज वहाँ से क्यों करवाई। एक करवा के आपको सैंपल दिखाया मैंने कि करना चाहो तो कर लो 42, 43, 44, है ना। तुम्हारे लिए बहुत रिफाइंड लैंग्वेज दी है, और रिफाइंड लैंग्वेज में बोला इतना लेकिन मस्ट है, इतना कर लेना अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो, है ना। वरना इसमें तुम सोचते रह जाओगे मुझे क्या लिखना है। क्रक्स बता दिया होता क्या है, कर लोगे क्या? तो यहाँ तक अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया है। नहीं, हर रोज थोड़ी ना होता है बेटा ये। क्या टाइम हुआ है अभी? कुछ वर्ड्स है जो समझा रही हूँ, उनका मतलब समझ लो। कहीं पे लिखना चाहो लिख लो, कल काम आएंगे ये वर्ड। लिखवा आज रही हूँ,
कल या परसों काम आएंगे, लेकिन लिखो आज, इनका मीनिंग समझा रही हूँ तुम्हें। नोवेशन, नोवेशन, नोवेशन वर्ड बेटा इंग्लिश के नोवेल वर्ड से बना है, और नोवेल का मतलब होता है न्यू। नोवेल का मतलब होता है न्यू। म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है 4 केसेस में। मैं तुम्हें पहला समझा रही हूँ, नोवेशन। नोवेशन का मतलब न्यू, नोवेल वर्ड से लिया है जिसका मतलब होता है न्यू। बेटा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। पुराने की जगह जब मैं नया लेके आऊंगी, पुराने वाला खत्म हो जाएगा बाय नोवेशन। बाय नोवेशन, पुराने की जगह नया सब्स्टिट्यूट कर दिया। न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन, देन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय नोवेशन। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। दो कॉन्ट्रैक्ट थे अलग अलग, एक तो ए और बी के बीच में और एक बी और सी के बीच में। इस ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 रुपये बी को मिलने हैं, और इस बी और सी वाले कॉन्ट्रैक्ट में बी को 10,000 रुपये सी को देने हैं। एक में तो 10,000 मिलने हैं और एक में 10,000 देने हैं। तो अब ये क्या कहता है बी कि नया कॉन्ट्रैक्ट बना दूं ना, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दूं और उसके अंदर पार्टीज कौन होंगी, ए और सी, और ए डायरेक्टली ये पेमेंट किसको कर देगा, सी को कर देगा। बाय नोवेशन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी गेट्स डिस्चार्ज। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। अच्छा, जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया लेके आ रही हूँ बेटा, तो नई पार्टी डाल सकती हूँ कि नहीं डाल सकती हूँ? किया ना मैंने, यहाँ पार्टी बदल गई ना। देखो पहले कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में था, बी और सी के बीच में था। ये नया वाला कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा ए और सी के बीच में होगा। पार्टीज कैन चेंज, नोवेशन में लिखना पार्टीज कैन चेंज। नोवेशन का मतलब क्लियर हो गया क्या बताओ? अब एक ऐसा ही दूसरा वर्ड लेंगे, आल्टरेशन। सेकेंड नंबर पे डालो आल्टरेशन। आल्ट्रेशन में क्या होता है, देयर इज चेंज और मॉडिफिकेशन और वेरिएशन इन ओरिजिनल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन ओरिजिनल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आप पुराने वालों में ही चेंजेस कर रहे हो, नया नहीं बना रहे। जैसे मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी 10%, ठीक है। दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल कंसेंट से इसको चेंज करके कर दिया 18%। Now the contract for 10% rate of interest get discharged. Now it is standing for 18% rate of interest by alteration. By alteration. अब पुराने वाले में ही बेटा चेंजेस कर रही हूँ तो पार्टीज बदल नहीं सकती, तो इसमें क्या लिखेंगे, पार्टीज डू नॉट चेंज। नोवेशन में चेंज हो सकती हैं, जरूरी नहीं है हो, लेकिन चेंज हो सकती हैं। लेकिन अल्ट्रेशन में पार्टीज वही रहती हैं, वो बदलती नहीं है। एक वर्ड आएगा तुम्हारा रेसिशन। रेसिशन का मतलब है कैंसिलेशन। रेसिशन का मतलब है कैंसिलेशन। देखो दोनों पार्टीज ने मिलके आपस में डिसाइड किया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट अपन आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अपन तो इसको खत्म कर रहे हैं। दिस इज नोन एज रेसिशन। इसको कैंसिल तो कर दिया लेकिन इसकी जगह नया नहीं लेके आए। नोवेशन में भी रेसिशन हो रहा था पर उसकी जगह क्या ला रहे थे, नया ला रहे थे।
और यहाँ सिर्फ कैंसिलेशन तक बात रह जाएगी, आगे नया नहीं लाएंगे, तो इसको बोला जाएगा अपने रेसिशन। समझ आ गई चीज़ ये वाली। लास्ट वर्ड लिखो रेमिशन, फोर्थ एंड। रेमिशन वर्ड इंग्लिश के रेमिट वर्ड से बना है। रेमिट का मतलब होता है छूट देना। रेमिट मतलब छूट देना। अब देखो ये कई तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिए, मैंने आपके 10,000 के 10,000 माफ़ कर दिए, देन इट इज़ टोटल रेमिशन। पूरा माफ़ कर दिया, पूरा माफ़ कर दिया, उसको क्या बोलूँगी? टोटल रेमिशन या वेवर, सेक्रीफाइस, पूरा माफ़ कर दिया। दूसरा देखो, मेरे को लगता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और मेरे तो पूरे ही पैसे डूब जाएंगे, तो मैंने बोला भाई तुम तो 10,000 की जगह 6,000 दे दो, बात खत्म करते हैं। पार्शियल रेमिशन, कुछ हिस्सा माफ़ कर दिया, कुछ हिस्सा माफ़ कर दिया। और एक्सटेंड द टाइम लिमिट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आपको काम करना है 10 मार्च को, आप कर नहीं पा रहे, तो मैंने आपसे कहा कोई बात नहीं, आप तो क्या करो 20 मार्च तक कर दो, आपको मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिमिट दे दी। ये भी तो एक तरीके की छूट है, रेमिशन, ये भी एक तरीके की छूट है। एक्सटेंड द टाइम लिमिट, एक्सटेंड द टाइम लिमिट। और मे एक्सेप्ट अनदर कॉमोडिटी ऑफ द सिमिलर वैल्यू। देखो जैसे मैंने आपको एक हॉर्स बेचा बेटा, और उस हॉर्स की कीमत है 5,000 रुपये, आपके पास देने के लिए 5,000 रुपये नहीं है, तो मैंने आपसे बोला कि आपके पास एक नेकलेस पड़ा है जिसकी कीमत 5,000 रुपये है, आप वो मुझे दे दो, बार्टर टाइप। ये भी तो एक तरीके की छूट है ना, मैंने आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपके पास कैश नहीं था तो मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये भी एक तरीके का रेमिशन है। मैंने आपको सिर्फ वर्ड से इंट्रोड्यूस करा है, टॉपिक अपन कर लेंगे। 100% देने वाले दिलदार लोग होते होंगे भाई, बनाया है लॉ ने पॉइंट, टोटल रेमिशन, वेवर, माफ किया। वो तो कैंसिलेशन हुआ, ये माफ कर रहा है ना, ये तो माफ कर रहा है कि तुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल करता है। डिस्चार्ज होना बोलते हैं उसको, खत्म हो जाएगा। डिस्चार्ज तो सब में ही हो रहा है ना, चारों पॉइंट डिस्चार्ज है। 100% अगर उसने माफ कर दिया तो उसको टोटल रेमिशन बोल दिया। टोटल रेमिशन करते ही कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना, डिस्चार्ज। मैंने कहा चारों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाएगा। कोई क्वेरी है किसी की तो बेटा आप पूछ सकते हो। वाइंड अप कर रहे हैं अपन क्लास, आज यहाँ तक का टॉपिक लेंगे। एनीवन, कोई क्वेरी है? कृतिका, हरमीत, एनीवन? वसुंधरा बेटा, आशीष, नहीं? तो चलो फिर अपन एंड करते हैं।